हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी स्टडी। कल हमने देखा था कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है और उसका क्या सिलेबस था, और आज हम देखने जा रहे हैं कि यूपीएससी मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और उसमें कौन सी बुक्स हमें यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, पहले हम देखेंगे ओवरऑल यूपीएससी एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसके बाद देखेंगे कि यूपीएससी मेंस एग्जाम में कितने पेपर्स हैं, क्या क्या आता है और कौन कौन सी बुक्स हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस ऑफ यूपीएससी मेंस डिस्कस करेंगे और रेफरेंस बुक डिस्कस करेंगे जो हमें फॉलो करनी है जिस पेपर के लिए भी। ठीक है, तो स्टेजेस इन यूपीएससी एग्जाम, कितने स्टेज का एग्जाम होता है सबको पता है, 3 होता है। फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस, थर्ड है इंटरव्यू। हाँ, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और उसमें वो आपका रैंकिंग डिसाइड, वो आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। और जो पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, वो सी सेट बोलते हैं उसे। ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है। चलिए, ये मैंने कल डिस्कस किया था, अगर आपको जानना है तो आप कल की वीडियो देख लीजिए प्रीलिम्स की। आज हम स्टार्ट करते हैं मेंस डिस्कशन। ठीक है, तो डिटेल पैटर्न ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जाम। तो इसमें पहले 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए होता है आपको जो भी एक शेड्यूल में जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज दिए गए उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है और उसमें आपको पेपर ए देना है। ठीक है, सपोज मुझे हिंदी आती है तो मैंने हिंदी में दिया। हाँ, और दूसरा है पेपर बी इंग्लिश, ये सबके लिए कंपलसरी है और ये 300 मार्क्स का है, और ये दोनों पेपर सबको अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिस पेपर से हमारा मेरिट डिसाइड होगा उस पेपर को देखते हैं। उसमें टोटल 7 पेपर है। ठीक है, पेपर 1 क्या है, ऐसे है जो कि 250 मार्क्स का है। पेपर 2 क्या है, जनरल स्टडीज़ 1 है जो भी 250 मार्क्स का है। पेपर 3 क्या है, जनरल स्टडीज़ 2 है, 250 मार्क्स का है। ठीक है, फोर्थ कौन सा है, जनरल स्टडीज़ 3rd है, वो भी 250 मार्क्स का है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ 4 है, वो 250 मार्क्स का है। 6 और 7 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और सबको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर आता है ना। तो आज चलिए सिलेबस देखते हैं। पहले क्वालिफाइंग पेपर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वुड बी ब्रॉडली एज फॉलोस, यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या आएगा। तो कॉम्प्रहेंशन आएगा, प्रेस राइटिंग आएगा, वोकैबुलरी आएगा, यूजेस आएगा, शॉर्ट एशे आएगा। हाँ, और ट्रांसलेशन आएगा, इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, यानी आपने अगर हिंदी में लिया तो इंग्लिश टू हिंदी, अगर मराठी में लिया तो इंग्लिश टू मराठी, और जहाँ जो ट्रांसलेशन लिखा होगा वहीं पे हमें ट्रांसलेट करके लिखना है। अदरवाइज हमें कोई और लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी है, अदरवाइज अगर पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पेपर ए और पेपर बी के बारे में जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। अब चलते हैं जिससे हमारा डिसाइड होगा रैंकिंग। तो पहला पेपर है ऐसे में हमें 2 ऐसे लिखना पड़ता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मतलब पेपर 1 में आपका दो सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें से आपको लिखना होता है। तो इसके लिए आप हर संडे को एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट डिस्कशन। ठीक है, तो डिटेल पैटर्न ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जाम। तो इसमें पहले 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए होता है आपको जो भी एक शेड्यूल में जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज दिए गए उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है और उसमें आपको पेपर ए देना है। ठीक है, सपोज मुझे हिंदी आती है तो मैंने हिंदी में दिया। हाँ, और दूसरा है पेपर बी इंग्लिश, ये सबके लिए कंपलसरी है और ये 300 मार्क्स का है, और ये दोनों पेपर सबको अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, GS2 में हमारे GS2 क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें क्या है, मेनली करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। हाँ, चलिए पेपर 4 जो है वो है जनरल स्टडीज़ 3 का, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और पेपर 5 है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का।
अब चलते ऑप्शन, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी ऑप्शनल का डिटेल सिलेबस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और पेपर 6 है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, पेपर 7 है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। चलिए देखते हैं कौन से बुक्स के लिए हमें कौन सा फॉलो करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। क्या लिस्ट है? एग्रीकल्चर, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। फॉलोइंग लैंग्वेज मतलब जो भी वहाँ पे मेंशन है, जो भी लिटरेचर आपका 8th शेड्यूल में मेंशन है वही है, ठीक है। अब चलते हैं कि कौन कौन से रेफरेंस बुक हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो पहले GS1 के लिए हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, इसमें क्या क्या था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, हाँ, और आर्ट एंड कल्चर था। तो हिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बताई थी कि तीन चीज़ में डिवाइड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर एंशियंट से आता है और मेडिवल से 1-2 आ जाता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप इस बार ही पेपर देना चाहते हो, मेडिवल आप छोड़ भी सकते हो, सिर्फ मॉडर्न पढ़ लीजिए, फिर एंशियंट पढ़िए, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, इसके लिए हमें फॉलो करना है ओल्ड NCERT बाय RS शर्मा, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए ओल्ड NCERT बाय सतीश चंद्र जो है वो करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसे कि राइटर है राजीव अहीर, ठीक है। उनकी बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, बाकी आप पढ़ें या नहीं पढ़ें। आप अगर ये फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लीजिए सिर्फ, ठीक है। और बाकी में सेलेक्टिव रीडिंग करनी है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में 11 की NCERT बुक आती है, वो करनी है। और चैप्टर्स रिलेटेड टू एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया NCERT, मतलब जो भी एंशियंट और मिडिवल इंडिया में NCERT की बुक में दिया हुआ है, जिसमें कल्चर के बारे में दिया है, वो पढ़ना है। और CCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसमें भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, जो कि करंट न्यूज़ में, ठीक है। हेरिटेज एंड क्राफ्ट्स, लिविंग क्राफ्ट्स, ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया, ये भी NCERT की बुक है, वो लीजिए और वो पढ़िए, ठीक है। जियोग्राफी, और जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडिया की जियोग्राफी है और फिजिकल जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया किसकी पढ़नी है, माजिद हुसैन की। वर्ल्ड जियोग्राफी बाय ये भी माजिद हुसैन की पढ़नी है। और जो फिजिकल जियोग्राफी के लिए है, उसके लिए हमें GC लियोंग की बुक पढ़नी है। और NCERT 11-12 तो मस्ट है। आप अगर आपको 11-12 की NCERT समझ में नहीं आ रही है, तो आप पहले 6 to 10 की पढ़िए, उसके बाद फिर 11 to 12 की पढ़िए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है GS2। इसके लिए पॉलिटी बाई इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत पढ़नी है। और पॉलिटी तो सब, मतलब एक लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो आपने सारी पॉलिटी पढ़ ली, बाकी सब जो भी बचा है वो सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो जो भी करंट अफेयर में अभी चल रहा है, आप उसको नोटिस करिए और उसके बारे में नोट्स बनाइए और वो पढ़िए। और जनरल स्टडीज़ 2 जो है, ये जनरली सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही बेस होता है, तो इसलिए आपको इसमें करंट अफेयर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ 3। इसमें क्या है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए पहले आप NCERT पढ़िए 11-12। 11-12 तो बेसिक है आपका, अगर 11-12 समझ में नहीं आ रही है तो 8-9 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8-9 पढ़, सिर्फ गो थ्रू करना है, ठीक है। जो भी 11 से नीचे क्लासेस की आप NCERT बुक पढ़ रहे हो, उसको सिर्फ गो थ्रू करिए, उसको याद नहीं करना है। और उसका हो सके तो एक पेज में एक छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, ठीक है, फ्लो चार्ट का एक डायग्राम में, ठीक है, फ्लो चार्ट में या फिर डायग्राम में, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। तो इकोनॉमिक्स हमें पहले किसकी बुक फॉलो करनी है, रेफरेंस बुक किसकी है, इंडियन इकोनॉमी बाय द रमेश सिंह, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो पढ़ना ही है। बाकी द हिंदू, और मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑनलाइन वेबसाइट अर्थपीडिया, यूट्यूब, गूगल, ये यहाँ पे जाके इन्वेस्टोपीडिया, यहाँ पे जाके आप टर्म सर्च कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता। और अगर वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप गूगल, यूट्यूब तो देख ही सकते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शंकर IAS बुक पढ़नी है। शंकर IAS बुक पढ़िए, बस कंप्लीट है। उसके बाद जो करंट न्यूज़ में है उसको बस अपडेटेड करते रहिए, ठीक है। और जनरल साइंस के लिए क्या पढ़ना है, 9-10 की जो जनरल साइंस बुक्स है वो पढ़ लीजिए।
सिर्फ गो थ्रू करिए, ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ गो थ्रू करनी है, ठीक है। बायोलॉजी तो 12 की पढ़नी ही पढ़नी है। और उसके बाद बाकी द हिंदू में जो आ रहा है उसका नोट्स बनाइए। अगर आप द हिंदू फॉलो करें, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर रहे हैं तो उसमें उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है या डिस्कवरीज है, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में न्यूजीलैंडिया न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वो 8 कंटिनेंट उसको उसकी मैपिंग की गई है। अभी उसको 8 कंटिनेंट बोलने के लिए बोला जा रहा है, करने के लिए, बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड का पार्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके लिए आप सुब्बा राव की बुक फॉलो कर सकते हैं या लेक्सिकॉन की बुक आती है, ठीक है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जनरल स्टडीज़ 4 के लिए कोई भी एथिक्स की बुक उठाइए, उसको आप गो थ्रू करिए, टर्म्स अच्छे से याद करिए और केस स्टडीज सॉल्व करिए। आप जितनी केस स्टडीज सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा और आपको उतने ही मेंस के आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आज नेक्स्ट है, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कैसे आंसर आएंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही आंसर नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के पेपर ले लीजिए, उसको लेके बैठिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने जाए तो पहले आप उसका सिलेबस देखिए, फिर एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए पूरे 10 ईयर्स का कि उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए, अकॉर्डिंग टू उसके पढ़िए। जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, आप उसको बातें पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं, हमारे पास टाइम तो सिर्फ 2 मंथ का है। तो अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि प्रीलिम्स इसी टाइम निकल जाए, या सपोज करिए आपका प्रीलिम्स में निकल जाता है तो मेंस में देखने के लिए, तो आप मेंस में लिखने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, नहीं भी निकले तो क्या हुआ, आप नेक्स्ट टाइम में ट्राई करिएगा, लेकिन इस बार ही अगर आपका बेस बन गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर में देखिए, सिलेबस देखिए क्या टॉपिक से आ रहा है, उसको ध्यान से एनालाइज करिए। लास्ट 10 ईयर्स का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एनालाइज कर लीजिए। हो सकता है आपको 4, 5, 6 घंटा लग जाए एक दिन में, लेकिन आपको ये करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका मेंस पक्का क्लियर निकलेगा।